हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो सेशन है वो है प्रैक्टिस सेट 4 ईवीएस का प्रैक्टिस सेट 4। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 2 3 कराया है। आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। नोटिफिकेशन आ गया है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपकी जो है हैबिट बनेगी और आप एग्ज़ाम हॉल में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा इजी होगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको हैबिट होगी कि किस तरह से हमें किस क्वेश्चन को उठाना और कैसे सॉल्व करना है, टाइम का हमें कैसे ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेंगी। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, पेपर है, उनको सॉल्व करिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, तो आप इसको करते रहिए। आप चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको पूर्व में, मतलब कि पहले, हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 1936 में ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था। 1936 में हेली नेशनल पार्क, जिसको अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, और इसकी स्थापना जो है वो 1935 में हुई थी। स्थापना जो है 1935 में हुई थी जिम कॉर्बेट की, जिसका पहले नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान, और 1947 में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। 1947 में इसका नाम रामगंगा भी पड़ा था, रामगंगा रखा गया था। उसके बाद 1957 में इसे जिम कॉर्बेट के नाम से जो है, इसको जिम कॉर्बेट नाम रखा गया। इसका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रखा गया। कब रखा गया? 1957 में। ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था। ये तीनों जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वाशरकोर नामक रोग की कमी से होता है। किसके कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या आयोडीन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रोटीन। क्वाशरकोर नामक रोग जो है वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। किसके कमी के कारण? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। और इस रोग के कारण जो है संतुलित शरीर का विकास नहीं हो पाता है। एक शरीर का जो है विकास नहीं हो पाता। शरीर के विकास के लिए देखिए प्रोटीन जो है पर्याप्त मात्रा में चाहिए होती है। तो अगर पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता है तो क्वाशरकोर नामक रोग हो जाता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? पैरों और पेट में सूजन, बालों का पतला होना और त्वचा के रंजकता में बदलाव होना, ये इत्यादि जो है इसके लक्षण होते हैं क्वाशरकोर के। और किस कमी के कारण होता है? तो ये प्रोटीन के कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि रिक्टर पैमाने से की तीव्रता नापी जाती है। रिक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता को मापी जाती है? ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी या चक्रवात? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भूकंप। रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। किसकी तीव्रता? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसके लिए जो है सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस यंत्र का? सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और रिएक्टर पैमाने में जो है, रिएक्टर पैमाने में 0 से लेकर 9 तक, 0 से 9 तक के अंक अंकित रहते हैं।
और बढ़ता हुआ अंक अपने पिछले अंक से 10 गुना अधिक तीव्रता की भूकंप को जो है वो दर्शाता है। तो रिएक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता। और किस यंत्र के द्वारा? तो सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। वन्य प्राणी सप्ताह जो है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है वो क्या है? वो है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है। आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है और इस क्रिया के तहत जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ये भी आप सभी को पता है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रहण करते हैं और क्या निकालते हैं बाहर? O2 ऑक्सीजन को। किसको बाहर निकालते हैं? ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। अगला प्रश्न है कि चावल का पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन या थायमिन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 थायमिन। चावल को पॉलिश करने पर चावल से कौन सी विटामिन नष्ट होती है? तो विटामिन B1। कौन सी विटामिन? B1 नष्ट हो जाता है। और B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। आपको देखिए इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पता चल गई हैं कि B1 का रासायनिक नाम है थायमिन और चावल के पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। अगर ऑप्शन में B1 है तो B1 पे क्लिक करिए, थायमिन है तो थायमिन पे। तो ये आपको पता होना चाहिए थायमिन किसका रासायनिक नाम है। जब आपको पता होगा तभी आप सही आंसर लगा पाएंगे, कर पाएंगे, सही आंसर दे पाएंगे। तो ये जो है B1 इसका सही आंसर हो जाएगा थायमिन। थायमिन किसका रासायनिक नाम है? B1 का है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग। कौन सा रोग? बेरी रोग होता है। ये भी आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जड़, तना, फूल, फल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फूल। लौंग और केसर जो है पौधे के फूल कली से प्राप्त किए जाते हैं। केसर का उत्पादन आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। केसर का उत्पादन कहाँ पे होता है? केसर का उत्पादन जम्मू एंड कश्मीर में होता है। लौंग का उत्पादन कहाँ होता है? केरल में होता है। केरल में लौंग का उत्पादन केरल राज्य में किया जाता है और केसर का उत्पादन जम्मू एंड कश्मीर में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? उत्तराखंड का राज्य प्रतीक इनमें से कौन सा नहीं है? मोनाल, बुरांश, बाघ, कस्तूरी मृग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बाघ। बाघ जो है उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। कैसे हैं देखिए, मोनाल जो है उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। राजकीय पक्षी है मोनाल उत्तराखंड का। और बुरांश जो है वो राजकीय वृक्ष है। ये राजकीय वृक्ष है कहाँ का? उत्तराखंड का बुरांश। कस्तूरी मृग जो है वो राजकीय पशु है। वो राजकीय, ये जो है राजकीय पशु है। तो उत्तराखंड का राजकीय पक्षी मोनाल, राजकीय वृक्ष बुरांश, राजकीय पशु कस्तूरी मृग। अगला प्रश्न है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं।
ये आपको बताना है 3 प्रकार के कौन कौन से आर हैं। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण, पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण। कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। पर्यावरण सुरक्षा की जो दृष्टि से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1992 में 1992 में एक नीतिगत बयान में RRR की घोषणा की। और ये RRR क्या है? कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। कम उपयोग का मतलब हो जाएगा रिड्यूस, और पुनः उपयोग का क्या हो जाएगा? पुनः उपयोग का हो जाएगा मतलब रीयूज, और पुनः चक्रण का हो जाएगा रिसाइकल। ये हैं आपके 3 R। क्या ये? RRR। कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, ये है RRR। और इसकी घोषणा कब की गई थी? 1992 में की गई थी। किसने की थी? पर्यावरण मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। अप्रदूषकीय स्रोत कौन सा है ऊर्जा का? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत जो है वो कौन सा ऊर्जा है? सौर ऊर्जा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है। पृथ्वी के उष्मायन का अर्थ क्या है? पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। पृथ्वी का उष्मायन, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना, इसे वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ग्रीन हाउस की अधिकता के कारण वैश्विक ताप जो है वो बढ़ रही है, उसमें वृद्धि हो रही है। ग्रीन गैस जो है वो कौन कौन से ग्रीन गैस है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन से ग्रीन गैस हैं। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है, किसमें प्रयुक्त की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु की आयु ज्ञात करने में। किसमें? वस्तु की आयु ज्ञात करने में कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संरक्षण होना क्षरण होना कहलाता है। संरक्षण नहीं, क्षरण होना कहलाता है स्टोन लेप्रोसी। ऑप्शन नंबर 2, स्टोन लेप्रोसी जो है वो अम्लीय वर्षा से जो मूर्तियाँ, ऐतिहासिक इमारतें जिनका क्षरण हो रहा है उसको स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। अगला है कि स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य सुरक्षा, गंगा की स्वच्छता, नदियों को जोड़ना, मंदिरों का जीर्णोद्धार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गंगा की स्वच्छता। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है गंगा की स्वच्छता। अगला प्रश्न है कि मिनामाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। मिनामाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का, मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीव की सुरक्षा हेतु संस्था है। मतलब कि वो कौन सी संस्था है जो वन्य जीव की सुरक्षा करता है? IUCN, यूनेसेफ, IUPAC, WHO। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, IUCN। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल
यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म होगा। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। 1948 में स्थापना हुई। कहाँ पर हुई? तो इंग्लैंड के स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पे हुई? इंग्लैंड के स्विट्ज़रलैंड में इसकी स्थापना 1948 में हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ में। और ये क्या करती है? तो ये वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनाया हुआ एक संस्था है और वो उनकी सुरक्षा का देखभाल करती है, IUCN। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले 1972 में महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत की शुरुआत हुई। महाराष्ट्र में पानी पंचायत की शुरुआत हुई 1972 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा इस पे। नेक्स्ट है कि संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं सरला बहन, वंदना शिवा, जिम कार्बेट, रस्किन बॉन्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सरला बहन। सरला बहन जो है वो संरक्षण या विनाश नामक पुस्तक की लेखिका हैं। नेक्स्ट है 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? पहला पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? 1992 में कोपेनहेगन, रियो डी जेनेरो, वाशिंगटन, स्टॉकहोम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरो। देखिए 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो रियो डी जेनेरिया जो कि ब्राज़ील में है। कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। वहाँ पे आयोजित की गई थी और इस सम्मेलन का जो एजेंडा था वो एजेंडा 21 घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया, जो मुख्यतः हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित था। किससे संबंधित था? हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित था। और ये जो है कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरिया, ब्राज़ील में। किस सन में हुआ था? 1992 में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये रहा आज का सेशन। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसको शेयर, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।